नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बिजनेस डाटा एनालिटिक्स जो पेपर नंबर 11 एफएम बीडीए में बीडीए की 8.1 यूनिट कंप्लीट करवाई थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8.2 यूनिट, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डाटा यूज इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। तो हमारे यहाँ पे मेनली दो तरीके के डाटा होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा आपके पास होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के पहले कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव में, माई बेस्ट फ्रेंड इज 5 फीट एंड 7 इंचेस टॉल, मतलब मेरा लंबाई जो है वो 5 फुट 7 इंचेस है। दे हैव साइज 6 फीट, मतलब किसी का साइज 6 फीट है। वेट 63 किलोग्राम है। माई बेस्ट फ्रेंड हैज 1 एल्डर सिबलिंग एंड 2 यंगर सिबलिंग, एक बड़ा भाई है 2 छोटे भाई हैं। दे हैव 2 कैट्स, उनके पास में 2 कैट हैं। माई बेस्ट फ्रेंड लिव 20 माइल्स अवे फ्रॉम मी, मेरा जो दोस्त है वो मुझसे 20 मील दूर रहता है, या उसका डिस्टेंस मेरे से 20 मील है। दे गो स्विमिंग 4 टाइम्स अ वीक, और वो स्विमिंग करने के लिए एक हफ्ते में 4 बार जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो डाटा है वो कहीं ना कहीं नंबर फॉर्म में है, क्वांटिटी की फॉर्म में है। हर चीज़ हम क्वांटिटी की फॉर्म में बता रहे हैं। लेकिन दूसरा आता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, मेरा जो दोस्त है उसके जो कलर हैं बाल के, जो हेयर हैं वो ब्राउन कलर के हैं, करली हेयर है, उसकी ग्रीन आइज हैं या ब्लू आइज हैं या ब्राउन आइज हैं। जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत फनी है, ठीक है जी, वो बहुत गुड लिसनर है, उसमें अच्छे बोलने की काबिलियत है, ठीक है ना, अच्छा स्पीकर भी है। दे कैन ऑल्सो बी क्वाइट इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव एट टाइम्स, इम्पेशेंट भी हो जाता है वो कभी कभी। तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके फीचर्स बता रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब किसी पर्सन को देखने के बाद जब हम उसके बारे में टिप्पणी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में बोलना चालू कर देते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तब उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव। माई फ्रेंड लाल गाड़ी चलाता है, ब्लू कार चलाता है, ग्रीन कलर की कार चलाता है। इस तरीके से यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि वो कार कितने रुपए की है, 2 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, ऐसा कुछ नहीं लिखा। दे हैव ए वेरी फ्रेंडली फेस एंड अ कॉन्टेजियस लाफ, मतलब उसका जो फेस है वो बहुत ही बढ़िया है, उसको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, इस तरीके की। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटिटेटिव में हमें कोई क्वालिटी के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ हमें साइज हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, नंबर्स हो गए, मतलब डिजिट के बारे में बात करनी है। और क्वालिटेटिव में हमें उनके फीचर्स के बारे में बात करनी है। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डाटा। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डाटा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें समझाया है, उस लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं स्टडी मैट में, वो आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बाय द टर्म क्वांटिटेटिव डाटा वी मीन द डाटा एक्सप्रेस इन नंबर्स। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डाटा वो डाटा होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम जो लोगों के सामने रखते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में रखते हैं। द एबिलिटी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इन फाइनेंस इज सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब है जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो हम पब्लिक को बताते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, हम उसमें कंपनी की तारीफ नहीं कर रहे कि कंपनी नंबर 1 कंपनी है या नंबर 2 कंपनी है। हम क्या बता रहे हैं कि कंपनी के प्रॉफिट कितना है, कंपनी के लॉसेस कितने हैं, कंपनी के एसेट्स कितनी है, कंपनी की लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। मतलब हम कहीं ना कहीं नंबर के बारे में बता रहे हैं। कंपनी का कैश कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, पॉजिटिव इनफ्लो है या नेगेटिव इनफ्लो है। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि आपके पास पैसा कम आ रहा है और आपके पास से पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो इनफ्लो आपका पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाएगा। द स्टॉक प्राइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। जैसे आपको मैंने बताया, हमारी एक कंपनी है टाटा लिमिटेड, उसके शेयर की वैल्यू आज 100 रुपये से 120 रुपये हो गई। कल उसकी वैल्यू थी 90 रुपये से 100 रुपये हो गई, मतलब कल 10 रुपये बढ़ी थी, आज 100 से 120 रुपये हो गई, 20 रुपये बढ़ गई। कल हो सकता है 120 से 80 रुपये हो जाती है, तो हो सकता है वो 40 रुपये घट जाए। तो यहाँ पर हम टाटा की क्वालिटी नहीं बता रहे कि टाटा क्या काम करते हैं, उसके कितने एम्प्लॉइज हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ उसके शेयर के वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, डेट इज की हम उसका नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, फीचर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो गुड एग्जाम्पल होते हैं किसके, क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डाटा के। एट मोस्ट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड न्यूमेरिकल डाटा। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल डाटाज होते हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में होते हैं। जैसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़, 50 करोड़, 1,40,000 रुपये, समथिंग एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आपके पास में है क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डाटा। क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डाटा वो डाटा होता है जहां पर हम कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इन फाइनेंशियल स्टडीज सम डाटा में अपीयर इन क्वालिटेटिव फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज एक्सेट्रा। मतलब जब हम क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डाटा की बात करते हैं तो वहां पर हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं वीडियोस, ऑडियो यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ डाटा में बी वेरी यूजफुल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेक्स्ट, वीडियो और आपका जो ऑडियो है, इस तरीके का जो हम चीजें यूज कर रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डाटा, वो बहुत काम आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है ना, इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपके पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस presented as part of annual report of a company is mostly presented in the form of text। मतलब जब हम किसी कंपनी की डिस्कशन करते हैं, मैनेजमेंट की, या उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर गेटिंग एन इनसाइट इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। और इस तरीके की जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम उस कंपनी के बारे में जो भी अंदर की खासियत है, अंदर की इंफॉर्मेशन है, उसे भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, हमारा जो वर्कर के साथ में बिहेवियर है वो कैसा है। ठीक है ना, कौन कौन से लोग हमारे डेटर्स हैं, कौन कौन से लोग हमारे क्रेडिटर्स हैं, किन के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को मिल जाती है। सिमिलरली की एग्जीक्यूटिव ऑफन अपीयर फॉर एन इंटरव्यू इन बिजनेस चैनल। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके जो CEO हैं या जो की एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपका जो सोशल मीडिया होते हैं उनके, जैसे मान लीजिए कोई शो चल रहा है वहाँ पर आते हैं और वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं भी कंपनी अगले 5 साल में 10 साल में क्या करने वाली है, उनके क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या उनकी गोल्स हैं, क्या उनके विजन्स हैं, वो सारे कुछ आपके सामने डिस्कस करते हैं। देन उनके बेस पर हम काफ़ी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या हमें उनकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें। दीज इंट्रैक्शन आर ऑफन गोल्ड माइन्स फॉर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इस तरीके से ये जो जानकारी हमारे को मिल रही है वो हमारे लिए क्या हो सकती है? सोने की खदान के बराबर साबित हो सकती है कि भाई हमारे को कम समय में मेन पर्सन से उस कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या कर रही है, क्या करने जा रही है और उसका आगे का क्या टारगेट है। द डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 स्केल टाइप बेस्ड ऑन 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा है हम उसे फर्दर 4 कैटेगरी में बांटने वाले हैं, लेकिन उन 4 कैटेगरी में बांटने के लिए हमें 3 बेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिन बेसिस पे हम अपने डाटा को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो डाटा को 4 कैटेगरी में बांटने के लिए जिन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें देखना पड़ेगा वो है, पहला, वेदर द सीक्वेंस ऑफ आंसर्स मैटर्स और नॉट। मतलब कि जो हमारे आंसर्स हैं उनका जो क्रम है क्या वो हमारे लिए मायने रखता है या नहीं रखता। वेदर द गैप बिटवीन ऑब्जर्वेशन इज सिग्निफिकेंट और इंटरप्रिटेबल। मतलब जो हम ऑब्जर्वेशंस को ढूंढ रहे हैं क्या टिप्पणियों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण या व्याख्या योग्य है या नहीं है। मतलब कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो हमने अलग अलग आंसर्स निकाले हैं, जो हमने टिप्पणियां किए हैं, जो डिस्कशंस किए हैं, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट या इंटरप्रिटेबल है या नहीं, वो हमारा एक बेस है। द प्रेजेंस ऑफ जेन्युइन जीरो। मतलब जब हम अपने डाटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर प्रेजेंट मतलब जेन्युइन जीरो, रियल जीरो, ट्रू जीरो है या नहीं। तो आप सोचोगे पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं सर, ये किस तरीके की बातें बोल रहे हैं। डाटा का क्लासिफिकेशन करना है तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या लेना देना। ये सारी बातें बेटे आपको बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, लेकिन तब समझ में आएगी जब मैं आपका जो 4 क्लासिफिकेशन है डाटा का वो समझा दूंगा। जैसे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही हमने उनका क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमारा पहला है नॉमिनल स्केल, दूसरा आपके पास है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा इंटरवल स्केल और चौथा आपके पास है रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल वो होता है जिसके अंदर हम सिर्फ केवल डाटा को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। दूसरा ऑर्डिनल वो होता है जिसमें कैटेगराइज भी करते हैं, साथ में उसको हम रैंक भी करते हैं, मतलब उसको ऑर्डर भी देते हैं 1 2 3 4 5 उसके रैंकिंग भी करते हैं। इंटरवल डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर हम डाटा को पहले कैटेगराइज करते हैं, फिर उसको रैंकिंग देते हैं, मतलब नंबरिंग करते हैं उसकी 1 2 3 4 5। देन उसके बाद में हम इवनली स्पेस का भी यूज करते हैं, मतलब जो कंपैरिजन होता है उसमें जो स्पेस होता है वो इवनली स्पेस के अकॉर्डिंग हम उसका कंपैरिजन करते हैं। रेशो जिसके अंदर हम कैटेगराइज भी करते हैं डाटा को,
हम उसके रैंकिंग भी करते हैं, इवनली स्पेस के बेस पे उसका कंपैरिजन होता है, साथ में उसके अंदर नेचुरल जीरो भी आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि जो डेटा का क्लासिफिकेशन हमें करना है वो हमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और जो रेशियो है उन्हें 4 बेस के हिसाब से करना है। एक कैटेगराइज, दूसरा रैंकिंग, तीसरा इवनली स्पेस और चौथा आपके पास हो गया ट्रू जीरो कह सकता है या नेचुरल जीरो। अब ये नेचुरल जीरो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपके सामने थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। और ये सबसे पहला पॉइंट आपके पास है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का मतलब क्या है? नॉमिनल स्केल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल इन विच द नंबर्स आर सर्व्ड एज टैग्स और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास डाटा होता है उसका एक नामकरण कर दिया जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एक कंपनी है, हमने उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको स्मॉल कैप के नाम से रख दिया, उसका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया मिड कैप के नाम से, उसका नाम हमने रख दिया लार्ज कैप। जैसे मार्केट में मान लीजिए 10 कंपनी है, हमने उन 10 कंपनी में से 2 कंपनी को कह दिया ये तो स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी के अंदर आती हैं, हमने 3 को नाम दे दिया मिड कैप के अंदर आती हैं, 5 कंपनी को हमने नाम क्या दे दिया ये तो लार्ज कैप के अंदर आती है। मतलब हमने जो ग्रुपिंग की है, जो हमने कैटेगराइज किया है वो नाम के हिसाब से किया है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी को फंड चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कोई प्लांट लेने के लिए या बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो पैसा हम कहाँ से ले रहे हैं? सारा पैसा हमने इक्विटी फंड से लिया या सारा पैसा हमने डेट फंड से लिया या कुछ पैसा हमने इक्विटी से लिया, कुछ पैसा डेट से लिया। ये हमें नहीं पता कि हमने कितना पैसा किससे लिया, लेकिन पैसा हम कहाँ से ले रहे हैं? हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि इक्विटी से पैसा ले रहे हैं या फिर हम डेट से पैसा ले रहे हैं या फिर हम दोनों से पैसा ले रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, जब आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा या फुटबॉल का मैच देखा होगा या कोई भी मैच देखते हो तो हर पर्सन की जर्सी जो होती है उसके पीछे कुछ नंबर लिखा होता है। वो नंबर का कोई वैल्यू नहीं होती है, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे विराट कोहली की टी शर्ट पे आप देखोगे तो विराट लिखा होता है और उसके पीछे नंबर 18 लिखा होता है। तो विराट से पूछा गया भाई 18 लिखने की आप वजह क्या है? ये क्रिकेट बोर्ड वाले नहीं देते, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकते हो और वो नंबर जब तक उस पर्सन के पास है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक कि वो नंबर उसी पर्सन के पास रहेगा, या जब तक वो अपना चेंज नहीं करना चाहता तब तक वो चेंज नहीं करेगा। मतलब कि विराट कोहली से पूछा गया भाई क्या वजह है जिसकी वजह से आप अपनी जर्सी में 18 नंबर यूज करते हो? तो उसने कहा जी इसके 3 अलग अलग वजह। पहली वजह, जब मैं अंडर 19 मैच में खेल रहा था तो मुझे जो टी शर्ट दी गई थी वो 18 नंबर की दी गई थी। दूसरा, मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो 18 दिसंबर को हुई थी। 18 नंबर लिखने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं खेल रहा हूँ इस जर्सी को पहन के मेरे फादर मेरे साथ हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बेटा और अच्छे तरीके से खेल और तू कर सकता है। ठीक है जी। ऐसे में वो कहता है जब मैंने पहली बार इंडिया टीम में डिब्यूट किया था तो मैंने 18 तारीख को मैंने इंडिया की टीम में खेलना स्टार्ट किया था इंटरनेशनली। तो कहने का मतलब है कि इसकी लाइफ के अंदर 18 तारीख बहुत मेन है। नेक्स्ट आपके पास है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की जो मदर है वो मानते हैं कि रोहित शर्मा के लिए 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन 9 नंबर हमने ऑलरेडी इंडिया के किसी और प्लेयर को दे रखा है। अब 9 नंबर हमने किसी और को दे रखा है तो रोहित शर्मा की मदर ने बोला रोहित को कि भाई तेरे को तो 9 नंबर सूट करता है, तो एक काम कर 4 + 5 भी तो 9 होता है, तो अपनी टी शर्ट में 45 लिखवा ले, बनेगा तो टोटल 9 ही ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी तरीके से धोनी साहब ने लिखा हुआ धोनी 7। हमने पूछा धोनी साहब आपने 7 क्यों लिखा हुआ? तो वो कहते जी मेरा बर्थ जो हुआ है वो 7 तारीख को हुआ है, तो इसलिए मैं अपना लकी नंबर क्या मानता हूँ? 7 तारीख मानता हूँ, इसलिए मैं अपनी जर्सी पे 7 नंबर लिख के रखता हूँ। तेंदुलकर से पूछा गया भाई आप अपनी जर्सी पे 10 क्यों लिखते हो? तो उन्होंने कहा जी भाई मेरा जो सर नेम है सचिन तेंदुलकर में तेंदुलकर 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं अपनी जर्सी में 10 यूज करता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई नंबर तो दे दिया गया है, 7 नंबर, 45 नंबर, 18 नंबर। आपने यदि क्रिस गेल को देखा होगा तो गेल के लिखे होता है पीछे 333 333। तो हमने गेल साहब से पूछा भाई 333 का मतलब क्या है? वो कहते हैं जी जब मैंने टेस्ट मैच खेला था तो मेरा हाईएस्ट स्कोर 333 था और उससे आगे अभी तक मेरा स्कोर गया नहीं है, वो मेरा हाईएस्ट स्कोर था, इसलिए मैं अपनी टी शर्ट पे 333 लिखता हूँ। जो भी पर्सन 333 देखता है उसको पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने 333 नंबर मारे हैं, मतलब स्कोर किया है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर बंदे का अलग अलग सोच है, बट इस सोच की कोई रियल वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो उसके दिमाग में चल रहा है, उसके हिसाब से उसने अपने मन के हिसाब से दे दिया। बात समझ में आ गई? सपोज करते हैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं, जो बच्चे मेरी क्लास सुन रहे हैं, आपके लिए मान लीजिए 5 तारीख लकी डे, 5 तारीख को आपका रिजल्ट आया, पास हो गए, 5 तारीख को आपने पेपर दिया, आपके उस सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर आ गए। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब हर काम आपने 5 तारीख को करना चालू कर दिया, देखा क्या हुआ कि रिजल्ट आपका बेटर आ रहा है। कोई और तारीख को वो काम करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना आपको रिजल्ट
5 तारीख, या सम ऑफ 5 का मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 23 तारीख होगी, वो भी 5 बनता है, 14 तारीख का वो भी 5 बनता है। तो आपने अपने सारे काम 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को करना चालू कर दिया हर महीने के। आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं? बहुत बेटर मिल रहे हैं। तो आप अपनी जर्सी के पीछे क्या लिखवा रहे हो? 5, 14 या 23, कुछ भी लिखवा सकते हो। स्कूटर का नंबर आपने वो लेना चालू कर दिया 0005, आपने कार का नंबर ले लिया 0005, या आपने कार का नंबर ले लिया 0014, इस तरीके से कुछ भी। तो इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है, या आपको बस लग रहा है कि ये मेरे लिए लकी है, मेरे लिए सुटेबल है, या मेरी यादगार है, अपने हिसाब से आपने चालू कर दिया। तो नॉमिनल डाटा, नॉमिनल स्केल वो डाटा होता है, वो सिस्टम होता है जहां पर हम डाटा को इस तरीके से ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, जहां पर उसका नंबर तो दिया जाता है लेकिन उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहां पे आपके सामने लिखा भी हुआ है, नॉमिनल स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग डाटा। नॉमिनल स्केल वो सिस्टम है जहां पे सिर्फ हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं। अंडर दिस स्केल ऑब्जर्वेशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने से कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किया है। आपको ये नहीं पता कि जो 2 कंपनी है उन्हें स्मॉल कैप में क्यों रखा गया, मिड कैप में 3 कंपनियों को क्यों रखा गया, लार्ज कैप में हमने 5 कंपनियों को क्यों रखा है। हमारे पास में 10 कंपनी थी, हमने कैटेगरी तो बना दी लेकिन उस कैटेगरी का बेस क्या था वो अभी आपके सामने नहीं रखा। ठीक है जी। हम पैसा इक्विटी फंड से भी ले सकते हैं, हम पैसा डेट से भी ले सकते हैं, हम दोनों से भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। हमने कैटेगरी बना दी कि हम पैसा कहां से ले सकते हैं। द कैटेगरीज लेवल में बी कंटेन नंबर्स बट हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरी है उसमें आपने जैसे 18 नंबर विराट को दे रखा है, रोहित को 45 दे रखा है, धोनी को 7 दे रखा है। इसका क्रिकेट बोर्ड वालों से पूछा जी कोई मतलब निकलता है? उन्होंने कहा जी कोई मतलब नहीं निकलता, ये बंदे अपने हिसाब से जो मन में आता है लिखते रहते हैं। आपने वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना होगा, उसने पहले अपनी जर्सी पे 44 लिखा, लेकिन वो 44 उसके लिए अनफेवरेबल नंबर था। फिर उसने 46 लिखा, वो भी उसके लिए अनफेवरेबल हो गया। फिर उसने एस्ट्रोल ऑर्डर से पूछा क्या करूं? उसने कहा तेरी दुनिया में सारे नंबर अनलकी है, तू एक काम कर टी शर्ट में से नंबर ही हटा दे। तो उसने सिर्फ सहवाग लिखना चालू कर दिया। उसके लास्ट के जो मैचेस थे, जब वो इंडिया से रिटायर हो रहा था टीम से, तब उसकी टी शर्ट के पीछे मतलब कोई नंबर ही नहीं था। 44 से 46 हुआ, 46 से उसका नंबर ही गायब हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये कोई नंबर क्रिकेट बोर्ड वाले नहीं देते। आपको लगता है मेरे लिए लकी है, मेरे लिए सुटेबल है, आप लिखना चालू कर देते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल वो सिस्टम है जहां पर हम डाटा को क्लासीफाई तो करते हैं, साथ में उसकी रैंकिंग भी करते हैं, मतलब उसको ऑर्डर भी देते हैं। जैसे हमने कभी एक क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों का यूनिट टेस्ट हुआ तो सबके नंबर आए होंगे, कोई फर्स्ट आया होगा, कोई सेकंड आया होगा, कोई थर्ड भी आया होगा, कोई फोर्थ भी आया होगा, कोई फिफ्थ भी आया होगा, कोई सिक्स भी आया होगा। तो स्कूल में हमने बच्चों की रैंकिंग कर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, या क्लासेस को हमने बांट दिया कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास का, ये सेकंड क्लास का, ये थर्ड क्लास का, ये फोर्थ क्लास का, ये फिफ्थ क्लास का, ये सिक्स क्लास का, ये सेवंथ क्लास का। उसी तरीके से जब आप अपने घर में खाना मंगवाते हैं अपने लिए या अपने गेस्ट के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ऑनलाइन ऐप पे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जोमेटो पे जाते हैं या आप स्विगी पे जाते हैं, और वहां पर ये देखते हैं कि किस रेस्टोरेंट से मुझे खाने का ऑर्डर करना है। तो आप जब ऑर्डर करते हैं तो वहां पे देखते हैं जिस रेस्टोरेंट का जो स्टार है, रेटिंग है 4 या 4 से अबव है, हम उससे मंगवाएंगे। कुछ कहते हैं 3 to 4 के बीच में भी काम चल जाएगा, कुछ कहते हैं 3 से 2 और 3 के बीच में भी चल जाएगा, कुछ की रैंकिंग 1 होती है। 1 का मतलब है सबसे बेकार सर्विस भी हो सकती है, बेकार खाना भी हो सकता है, फूड क्वालिटी भी, कई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपने जो स्टार है उसे 1 कैटेगरी दिया। हो सकता है कि वो आधे घंटे का टाइम लिखता हो कि आधे घंटे में आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे तक नहीं आता आपके पास में। तो बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपने उसकी रैंकिंग 1 भी दे रखी है, 2 भी दे रखी है, 3 भी दे रखी है, 4 भी दे रखी है, 4.5 भी दे रखी है। अब आपको ऑर्डर करना है अपने कुछ खाने पीने के सामान के लिए, तो आपने देखा यार जिस रेस्टोरेंट की रैंकिंग 4.5 है या उससे अबव है, मैं सबसे पहले उससे सामान मंगवाऊंगा। ठीक उसी तरीके से इवैल्यूएटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। अब सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर कोई चीज का होना या ना होना हमने उसे 4 कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी 1, ये हमारी कैटेगरी 1 हो गई, हमने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया। हमने कहा वेरी ऑफन, ये चीज बार बार होती रहती है, ऑफन कभी कभी होती है, नॉट ऑफन होती ही नहीं है, नॉट एट ऑल मतलब ही नहीं उठता इसका। ठीक है ना। असेसिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, टोटल एग्री, मतलब आप किसी बात से सहमत है कि नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात पे मेरे को यकीन है, अग्री ठीक है, न्यूट्रल ना हाँ या ना, डिसएग्री मना कर दिया, टोटली डिसएग्री का मतलब ही नहीं होता कि मैं आपकी बात मान लूं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कैटेगरी भी बना रहे हैं, साथ में उसको रैंकिंग भी कर रहे हैं 1 2 3 4 5। टॉप 10 स्टॉक बाई पीई रेशो, मान लीजिए हमने किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लिया, और वो किसी एक कंपनी का नहीं निकाला, 10 कंपनी का निकाल लिया। 10 कंपनी का हमने
क्या निकाल लिया, पी रेशो निकाल लिया। फिर हमने उसे कैटेगरी में बांट दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सपोज करते हैं टाटा लिमिटेड हो गया, रिलायंस लिमिटेड हो गया, आपके पास में आईटीसी हो गया। ऐसे हमारे पास में 10 कंपनी है, सभी कंपनी का हमने पी रेशो निकाल लिया और पी रेशो के हिसाब से हमने कैटेगरी बना ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ताकि जब हमें पैसा लगाना तो हम कौन सी कैटेगरी में पैसा लगाना चाहते हैं, सेकंड कैटेगरी में, तो उसके आगे सेकंड लिख देंगे, फर्स्ट होगा तो फर्स्ट लिख देंगे, थर्ड होगा तो थर्ड लिख देंगे, फोर्थ होगा तो फोर्थ लिख देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का सिलेक्ट करना है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि यार मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम लार्ज मिड कैप में 3 तरीके की हमारी कैपिटलाइजेशन हो गई, स्मॉल, मिड और लार्ज। तो जो लार्ज कैप कंपनी है हम उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, लार्ज कैप की जो 10 कंपनियां मार्केट में, हमने उसकी भी रैंकिंग कर ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से। मतलब कैटेगरी क्या बना दी, लार्ज, और उसमें साथ में रैंकिंग भी कर दी। तो ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होता है जहां पर आप कैटेगरी भी करते हैं, मतलब ग्रुपिंग भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, और साथ में ऑर्डर भी रखते हैं, रैंकिंग भी करते हैं। ऑर्डर का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं आप, रैंक। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूल में हमने टेस्ट ले लिया बच्चों का, ठीक है जी, और जब टेस्ट लेंगे तो भैया बच्चों के मार्क्स भी आएंगे। तो मार्क्स मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम भी होंगे, ABCDE। सभी स्टूडेंट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हैं, उसमें से ऑब्टेन कितने, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन। हाँ जी, पहले बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपके पास में आ रहे हैं, सपोज करते हैं 10 नंबर, दूसरे के 15 नंबर, तीसरे के 20 नंबर, ऐसे में इसके 10 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर, कोई भी ले सकते हैं, 6 नंबर है। तो हमने क्या किया, रैंकिंग कर दी। तो हमने कहा जी 20 नंबर वाले को रैंक 1 देंगे, 15 नंबर वाले को रैंक 2 देंगे, यहाँ पे इसको हमने क्या दे दिया, रैंक 3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक 4, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक 5। बट यहाँ पर एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि ग्रुपिंग भी कर दी मैंने, मतलब क्लासिफिकेशन भी कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या कर दिया, 5 बच्चों का एक ग्रुप बना रखा है। हमने कहा जी हमारे यहाँ पे 5 बच्चों का टेस्ट हो रहा है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है जी। 20 में से उसके 10 आ रहे हैं, 20 में से 15 आ रहे हैं, 20 में से 20 आ रहे हैं, 20 में से 8 आ रहे हैं, 20 में से कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे रैंकिंग कर दी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अलग अलग भी कर दिया कि भाई हम स्टूडेंट का टेस्ट लेके चल रहे हैं, और टेस्ट हम किसका ले रहे हैं, 20-20 नंबर का मैथ्स का टेस्ट लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे के जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर हमने आपके सामने लिख दिए, रैंकिंग भी कर दी। अब इस रैंकिंग में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब मैं A का कंपैरिजन B से कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जब मैं B का C से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि यहाँ 2 जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने C का कंपैरिजन D से किया तो यहाँ डिफरेंस कितना आता है भाई, 12 का डिफरेंस आता है। और जैसे मैंने D का कंपैरिजन E से किया तो यहाँ पे डिफरेंस आता है केवल 2 नंबर का, ओनली 2 मार्क्स का। इसका मतलब यहाँ पर जो गैप है, जो कंपैरिजन है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि क्लासीफाई तो कर रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 हम नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, यहाँ क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे गैप सेम नहीं है, सेम गैप नहीं है। यदि सेम गैप आ जाए तो हमारी तीसरी कैटेगरी बन जाएगी, जिसका नाम होता है इंटरवल स्केल। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, नॉमिनल स्केल में सिर्फ क्या होता है, क्लासीफाई, ओनली क्लासीफाई। हम अपने डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं टी शर्ट के नंबर से, 18 45 7। अब जैसे ही 7 आता है आपको लगता है ये धोनी बंदा खेल रहा है। यदि 45 नंबर की टी शर्ट किसी पर्सन ने पहन रखी तो हमें लगता है रोहित शर्मा खेल रहा है। 18 नंबर की टी शर्ट किसी पर्सन ने पहन रखी तो हम मान के चलते विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम फंड्स को रेज करते हैं तो हमने कैटेगरी बांट दी, इक्विटी फंड, डेट फंड्स और बैलेंस फंड। बैलेंस का मतलब कि हम दोनों से ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ हमें लेनी है उसे हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। पैसा लेना है उसको क्लासीफाई कर दिया, किस में पैसा लगाना है उसको क्लासीफाई कर दिया, किस पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। लेकिन यहाँ जो 18 45 7 है इसका कोई मतलब नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां लोगों की अपनी। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डिनल, जिसमें क्लासीफाई भी आ गया, साथ में क्या आ गया, ऑर्डर भी आ गया। थर्ड आपके पास में क्या है, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल वो सिस्टम होता है जहां पर
हमारी कैटेगरी भी होती है, मतलब क्लासीफाई भी होता है, रैंकिंग भी होता है, साथ में इक्वल इंटरवल स्केल भी होता है। मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो गैप होता है वो सेम होता है। गैप क्या होता है? सेम होता है। जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर आपका सपोज करते हैं, इधर मान लीजिए सपोज करते हैं सेल्सियस है, इधर आपका फ़ारेनहाइट है। तो हम इंडिया के अंदर नॉर्मली सेल्सियस की बात करते हैं। 10 सेल्सियस से मान लीजिए सपोज करते हैं हमारा 20 सेल्सियस हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 सेल्सियस हो गया। मतलब जो टेम्परेचर है वो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अलग अलग मौसम में अलग अलग वेदर के अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पर 2-3 डिग्री भी हो जाता है, 3 डिग्री भी हो जाता है, 3 सेल्सियस डिग्री भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मंथ आपके चेंज होते थे, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त आता है, तो कहीं ना कहीं हर महीने आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। मतलब आपका जो डिग्री है वो चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें जो मेजरमेंट का जो आपका बेस दिखाई दे रहा है उसमें गैप क्या है? सेम। मतलब यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पर भी क्या 10 का गैप है, यहाँ पर भी क्या 10 का गैप है, यहाँ पर भी क्या 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है। मतलब कि जो गैप है वो क्या है? सेम है। तो इक्वल इंटरवल स्केल हो गया। लेकिन पिछले वाले केस में इक्वल इंटरवल नहीं था। आपने क्या देखा था? कभी 5-5 का गैप आ रहा है, कभी 12 का गैप आ रहा है, कभी 2 का गैप आ रहा है, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा। तो जो मेजरमेंट स्केल है वो सेम नहीं है। इक्वल इंटरवल सेपरेट नेबरिंग स्केल वैल्यूज एज द रिजल्ट ऑफ स्केल आर्बिट्रेटरी 0 पॉइंट रेशियोज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज दे रखी है आर्बिट्रेटरी जीरोस का मतलब क्या होता है? 2 तरीके के जीरो होते हैं, एक होता है ट्रू जीरो, एक होता है आर्बिट्रेटरी जीरो। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो टेम्परेचर है वो सपोज करते हैं 0 डिग्री आता है। सपोज करते हैं हमारा जो 0 डिग्री है वो हमारा टेम्परेचर है। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये रियल जीरो है या आर्बिट्रेटरी जीरो है? 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि इसका अंदर कोई टेम्परेचर नहीं है। 0 डिग्री का मतलब आप क्या मानते हो? कोई टेम्परेचर नहीं है या बहुत ठंड है? क्या लगता है? इसका मतलब कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। तो ये ट्रू जीरो नहीं है। ट्रू जीरो का मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है। और आर्बिट्रेटरी जीरो का मतलब क्या है? उसकी कोई ना कोई मीनिंग है, उसका कोई ना कोई वैल्यू है। अब यहाँ 0 डिग्री का मतलब क्या है? हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भैया कोई टेम्परेचर ही नहीं है। हम कहेंगे भैया बहुत ठंड है दिल्ली शहर के अंदर, जब भी आपका 0 टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब होता है कि उसकी कोई ना कोई मतलब जरूर निकल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करते हैं एक वेट मशीन लेते हैं, एक वेट मशीन लेते हैं और उस वेट मशीन पे जब मैंने सामान रखा तो मान लीजिए सपोज करते हैं एप्पल खरीदे मैंने उस पर 4 एप्पल रखे, उसका वेट निकला 1 किलोग्राम। जैसे ही वो चारों एप्पल मैंने वेट मशीन से उठा के एक पॉलीथीन में डाले और अपने हाथ में पकड़ लिए तो वेट मशीन का जो वेट है वो हो गया 0। क्या उस समय वो जो 0 आपको दिखाई दे रहा है वेट मशीन पे उसकी कोई वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अब वो रियल में 0 है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उस पर कोई सामान रखा है या उसका कोई मतलब निकल रहा है। उसका मतलब है कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 वेट है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसी तरीके से हम इंची टेप ले सकते हैं। जब हम इंची टेप स्टार्ट करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, सपोज करते हैं एक रॉड है मेरे पास, इसको मैं वेट मेजरमेंट करना चाहता हूं, तो जब मैं इंची टेप यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से रखना स्टार्ट करता हूँ और उसका मेजरमेंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो इंची टेप 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से लिखा होता है, 12 इंच आ गया। और यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं तो ये 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 से पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ट्रू 0 है। लेकिन जैसे ही 0 के बाद हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हम कहते हैं जी 12 इंच हो गया। तो इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 इंचेस है। लेकिन 0 जो आपका सेल्सियस है, 0 फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू ही 0 है। इसका मतलब उसका टेम्परेचर तो है लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ठंड तो है, बट हम उसको ये नहीं कह सकते ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, ऐसा नहीं कह सकते हम। मतलब कोई ना कोई उसका मतलब जरूर निकलता है। तो आर्बिट्रेटरी जीरो का मतलब समझ में आ गया। आर्बिट्रेटरी जीरो का मतलब है जहां पर भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं वहां पर हम 0 सेल्सियस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। 0 सेल्सियस भी एक टेम्परेचर की डिग्री होती है जो कंसीडर की जाती है, जिसकी कोई ना कोई मतलब होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेट मशीन पे, हमने 1 किलो एप्पल उतार लिए वेट मशीन में से, या मान लीजिए मैं वेट मशीन पे खड़ा था, मैंने अपना वेट चेक किया तो निकला 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। लेकिन जैसे मैं वेट मशीन से उतरा मैंने देखा जी वेट मशीन पे 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वेट मशीन पे कुछ भी नहीं है। तो वो रियल 0 है, ट्रू 0 है, ओरिजिनल 0 है।
और आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। सपोज करते हैं आप अपना एसी है उसका टेम्परेचर घटाते रहते हैं। तो कई तरीके के एसी आते हैं मार्केट में जिसमें हॉट भी होता है कोल्ड भी होता है। सपोज करते हैं आप यहाँ पे 0 डिग्री अपना एसी का टेम्परेचर सेट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एसी चलना ही बंद हो गया, अब वो 0 के हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना, ये मतलब है। एग्जाम्पल्स में यहां लिखा है टेम्परेचर स्केल, द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री इज 5 डिग्री हायर देन दैट ऑफ 35 डिग्री। मतलब यदि आपका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है और यदि मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ 35 डिग्री से तो 5 डिग्री ज़्यादा है। द इशू इज दैट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। यदि जैसे मैंने आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि यदि ये टेम्परेचर मेजरमेंट मीटर है जिसकी मदद से मैं टेम्परेचर नापता हूँ, तो पता चला दिल्ली का जनवरी के महीने में 0 डिग्री सेल्सियस है 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को दिल्ली का टेम्परेचर निकला 0 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है, टेम्परेचर है, बहुत ठंडा है, 0 तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा उस समय, कड़कती ठंड मानी जाएगी दिल्ली शहर में। और टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इज डज नॉट ऑलवेज ट्वाइस एज हॉट एज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है और एक जगह टेम्परेचर आपका 10 डिग्री है। सपोज करते हैं दिल्ली के अंदर एक दिन टेम्परेचर था 20 डिग्री और अगले महीने या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जैसी सर्दियाँ शुरू होने लगी आपका टेम्परेचर 20 से कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 20 डिग्री है वो 10 डिग्री का डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेशो अलाउ नहीं है, रेशो अलाउ नहीं होती। तो इंटरवल स्केल वो स्केल होता है जहां पर कैटेगरी होती है, मतलब क्लासिफिकेशन होता है, आपके पास में रैंकिंग होती है, आपके पास में सेम गैप होता है, लेकिन यहां पर रियल जीरो नहीं होता, रियल जीरो नहीं होता। ये सारी चीजें आपको भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल पोजेसेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। मतलब जो सारी चीजें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल में होती है वो सारी चीजें शामिल है किसमें, रेशियो स्केल के अंदर। द एक्वायर्ड डाटा कैन नॉट ओनली बी क्लासिफाइड एंड रेटेड ऑन अ रेशियो स्केल बट ऑल्सो हैव इक्वल इंटरवल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब क्लासीफाई और मतलब जो आपका रैंकिंग है वो तो करते ही करते हैं, उसके अलावा हमारे पास इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं। A ratio scale has a true zero, meaning that zero has a significant value. The genuine zero value on a ratio scale allow of the magnitude to be described. मतलब यहाँ पर जब आपके पास में रियल जीरो होता है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लेंथ, टाइम, मास, मनी, एज एक्सेट्रा टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशियो स्केल्स। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। सपोज करते हैं ये हमारा इंची टेप है जिससे हमें कोई चीज़ मेजरमेंट करनी है, तो आपके सामने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपके पास क्या है 0, मतलब ये रियल जीरो है, इससे पहले आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जैसे अभी मैं आपके सामने ये कपड़ा है मेरे पास में, मैं इसका मेजरमेंट करना चाहता हूँ कि ये कपड़े की लेंथ कितनी है, तो मैंने जैसे ही इंची टेप इस कॉर्नर से रखा तो ये 0 है, मतलब ये रियल जीरो है, इससे पहले कोई कपड़े की लेंथ नहीं है, मैं मेजर ही नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे जैसे मैंने इंची टेप रखा और मैंने इसको नापा तो मैंने देखा कि भाई ये 15 इंचेस निकला, 18 इंचेस निकला, 20 इंचेस निकला, 24 इंची निकला, 10 इंची निकला, 12 इंचेस निकला, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं, 0 से, तो इसका मतलब रियल वैल्यू है यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से वेट मशीन पे आपके सामने मान लीजिए सपोज करते हैं हमने कुछ फ्रूट्स रख दिए, ठीक है ना, यहाँ हमने फ्रूट्स रख दिए, एक मैंगो रख दिया, एक हमने मान लीजिए एप्पल रख दिया, इस तरीके से हमने चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं। तो ये जो वेट है, पता चला कि ये जो वेट हमारा 0 दिखाई दे रहा है, इसका जो वेट है वो सपोज करते हैं 400 ग्राम हो गया। तो जैसे ही 400 ग्राम वेट हम इस मशीन से हटा देंगे, जैसे ये मैंने फ्रूट्स यहाँ से हटा दिया, हमने क्या चमत्कार देखा कि 400 से फटाफट क्या हो गया 0, तो ये रियल 0 है। तो रेशियो स्केल्स के अंदर आपका रियल 0 भी होता है, मतलब किसी चीज को मेजर करने से पहले जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, 0 होती है, आप उसे कहते हैं रियल 0। लेकिन जो टेम्परेचर होता है, जहां पे हम टेम्परेचर नाते हैं, वो माइनस में भी जा सकता है, 0 में भी हो सकता है और प्लस में भी जा सकता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे डाटा है जिनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, उसमें पहला है नॉमिनल, जिसके अंदर केवल हम नामकरण करते हैं अपने डाटा का। नाम के साथ साथ जब हम रैंकिंग भी कर देते हैं तो ऑर्डिनल बन जाता है।
नाम भी हो, ऑर्डर भी हो, साथ में इक्वल प्रोपोर्शन हो, इक्वल इंटरवल्स हो, तो आपका इंटरवल बन जाता है। और रेशो के अंदर क्या आता है, नाम भी, नामकरण भी होगा, मतलब क्लासिफिकेशन भी होगा नाम के हिसाब से, रैंकिंग भी होगी, ठीक है जी। और जो कंपैरिजन होगा वो इक्वल कंपैरिजन होगा, मतलब जो कंपैरिजन का वैल्यूज होगी वो इक्वल डिस्टेंस से कंपैरिजन होगा। साथ में आपका जो एब्सोल्यूट जीरो है, एक्चुअल जीरो है, ट्रू जीरो है, रियल जीरो है, वो भी कंसीडर किया जाता है। आप उसी को यहाँ पर इस तरीके से टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैटेगरी हमने कर दिया नॉमिनल, ऑर्डिनल, आपका हो गया इंटरवल और रेशो, जिसमें हमने कहा भाई कैटेगराइज एंड लेबल केवल नामकरण किया जाता है, तो चारों में नामकरण होता है। रैंकिंग इसमें नहीं होती, बाकी तीनों में होती है। हैज नोन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स नॉमिनल और ऑर्डिनल में नहीं होते, कहां से शुरू होते हैं, इंटरवल से। और रियल जीरो किसमें शामिल होते हैं, रेशो में। तो इस तरीके से यदि एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाए कि रेशो के अंदर कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो आप कहोगे जी कैटेगरी का भी इस्तेमाल होता है, रैंकिंग का भी होता है, इक्वल इंटरवल्स का इस्तेमाल भी होता है, साथ में एब्सोल्यूट जीरो का भी इस्तेमाल होता है। तो बताइए चारों चीजें किस में यूज होती हैं, रेशो में। पहली दो चीजें किस में यूज होती हैं, ऑर्डिनल में भी, इंटरवल में भी और रेशो में भी यूज होती हैं। बात समझो मेरी, ठीक है ना। पहले तीन चीजें इंटरवल में भी होती है, रेशो में भी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं भाई रियल जीरो, इक्वल इंटरवल्स और रैंकिंग किस में यूज नहीं होती, किस में यूज नहीं होती है, तीनों चीजें किस में यूज नहीं होती, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नॉमिनल डाटा में। तो इस तरीके से आपके पास में 8.2 यूनिट खत्म होती है। लेकिन खत्म होने से पहले जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेस पे हमने किया था। पहला, वेदर द सीक्वेंस ऑफ आंसर्स मैटर और नॉट, मतलब जो हम आंसर दे रहे हैं उसका सीक्वेंस हमारे लिए मैटर करता नहीं करता, मतलब कि जो आंसर हम दे रहे हैं मिड साइज, आपका स्मॉल साइज, उसमें हमने रैंकिंग की थी 1 2 3, ठीक है ना। तो क्या हमें उसमें आपके जो नंबरिंग है उसकी जरूरत पड़ती है, हाँ जी बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो नॉमिनल में नहीं पड़ती लेकिन बाकी में पड़ती है सब में। वेदर द गैप बिटवीन ऑब्जर्वेशन इज सिग्निफिकेंट, यस, क्या जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें जो गैप होता है वो मायने रखता है नहीं रखता, हाँ जी मायने रखता है। 2 में रखता है, 2 में नहीं रखता। क्या जो ओरिजिनल जीरो है उसका यूज होता है क्लासिफिकेशन में, हाँ जी होता है। यदि आपके पास में रेशो स्केल का बात की जाए तो वहां पे यूज होगा, बाकियों में यूज नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 3 ऐसे बेसिक आधार है जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, अपने डाटा को क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपका 8.2 यूनिट आज खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 8.3 यूनिट के साथ।